हाँ जी दिशा, होमवर्क कर लिया आपने? सभी लोग बताओ ज़रा, होमवर्क दिया था मैंने पिछली क्लास में। क्वेश्चन कौन से दिए थे? इलिस्ट्रेशंस दिए थे, वो भी बड़े आसान आसान। प्रॉफिट एंड लॉस वाले अकाउंट जो हमने पढ़ा था पिछली क्लास में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसके बेसिस पे जो इलिस्ट्रेशन है आपके बुक में, वो वाला सॉल्व करने को दिया था। बताओ भी, बताओ किस किस ने नहीं बनाया है होमवर्क के क्वेश्चंस। ईमानदारी से सॉल्व, ईमानदारी से बताना भाई। बोलो बोलो, मतलब किसी ने नहीं बनाया है? हाँ भाई दिशा, तुम तो भाई होमवर्क बनाते थे, क्यों नहीं बनाए? बताओ। चलो तो फिर एक काम करते हैं हम लोग, सबसे पहले आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, फिर होमवर्क की बात बाद में करेंगे। तो सबसे पहले आपको जो है बैलेंस शीट, आज का जो हमारा क्लास है बेसिकली वो किस पे बेस्ड है, वो हम लोग जो है बैलेंस शीट बनाना सीखेंगे आज की क्लास में। पिछली क्लास में हमने प्रॉफिट एंड लॉस बनाना सीखा था और क्वेश्चंस भी हमने सॉल्व करे थे ऑन सॉल्व वाले। उसके पहले हमने ट्रेडिंग अकाउंट और उसके पहले हमने बेसिक पढ़ा था। तो आज वाला जो हमारा क्लास है और लेक्चर है वो है नंबर 4, फॉर्मेट। ये फॉर्मल नहीं है, ये फॉर्मेट होना चाहिए, फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट, फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट। तो फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट में यहाँ पे लिखना नंबर 1 इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी एंड नंबर 2 होता है इन ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस। सिंपल वर्ड में आप क्या करो, हेडिंग डालो यहाँ पे, जहाँ पे भी आपकी नोटबुक जो आप लिख रहे थे ना चैप्टर, वहाँ पे हेडिंग डाल लेना फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट। अब यहाँ पे दो एरो देना आपने, एक तो होता है इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी और दूसरा होता है इन ऑर्डर ऑफ परमानेंस। इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी और दूसरा होता है इन ऑर्डर ऑफ परमानेंस। ठीक है जी, तो दो तरीके से बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनता है, ये दोनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जब हम क्वेश्चंस का आंसर बनाएंगे ना, तो उस टाइम पे आपको बताऊंगा कि इन ऑर्डर ऑफ परमानेंस या इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी, इसको फॉलो नहीं भी करोगे तो भी चलेगा। क्लास 11th के अंदर उतना कोई ज़्यादा ध्यान देता नहीं है, मेनली बैलेंस शीट टैली होना चाहिए, बट आपको ये चीज़ पता होना चाहिए क्योंकि इसके बेसिस पे एक क्वेश्चन है हमारे बुक में, एक क्वेश्चन है इसके बेसिस पे कि बैलेंस शीट को दोनों तरीके से बनाना है। अब सुनो ज़रा, इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है, इन ऑर्डर ऑफ परमानेंस का मतलब क्या होता है, सुनना। परमानेंट, परमानेंट से आया वर्ड परमानेंस, ठीक है? परमानेंस बोलो, परमानेंट बोलो, परमानेंट चीज़ें। अब सबसे पहले तो यहाँ पे समझते हैं ज़रा बैलेंस शीट का फॉर्मेट, फिर आपको सारी चीज़ें बताता हूँ। देखो ये है आपका फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट। इस सबसे ऊपर में लिखना है आपको बैलेंस शीट ऑफ जिस भी बिजनेस का नाम हो, कंपनी का नाम हो, जो भी प्रोप्राइटरशिप का नेम होगा वो हम लिख देंगे। सपोज बैलेंस शीट ऑफ ABC फॉर्म, बैलेंस शीट ऑफ ABC लिमिटेड, इस टाइप से लिखते हैं। तो लिमिटेड नहीं आएगा बिकॉज कंपनी का नहीं, हम प्रोप्राइटरशिप का पढ़ रहे हैं। या बैलेंस शीट ऑफ सोहन लाल, मोहन लाल, इस टाइप का। इसके अलावा इसके नीचे ब्रैकेट में आपको क्या लिखना है, इसके नीचे आपको लिखना है एज एट 31 मार्च 2021, या जो भी ईयर का एंड दिया रहेगा, जो भी साल दिया रहता है उस साल का एंड लिखते हैं। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट, इन दोनों में डिफरेंस क्या था, सुनना। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट और बैलेंस शीट में, तो प्रॉफिट एंड लॉस और ट्रेडिंग अकाउंट में हम नीचे ब्रैकेट में लिखते थे फॉर द ईयर एंडेड, लेकिन बैलेंस शीट के नीचे लिखना होता है एज एट। एज एट का मतलब होता है उस पर्टिकुलर डेट पे, उस पर्टिकुलर दिन पे कितने एसेट्स हैं और कितने लायबिलिटीज़ हैं। लेस लेफ्ट हैंड साइड जो होता है, लेफ्ट हैंड साइड जो होता है आपका होता है क्या, लायबिलिटी बैलेंस शीट में। राइट हैंड साइड होता है एसेट साइड। बैलेंस शीट में डेबिट और क्रेडिट साइड नहीं होता, रुपीज़ एंड रुपीज़। तो इसके अलावा अब देखो ज़रा, सबसे पहले हम बात करते हैं लायबिलिटी साइड का, ध्यान से सुनना। लायबिलिटी साइड में यहाँ पे देखो मेन 3 मेजर हेड दिए हुए, करेंट लायबिलिटीज़, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ एंड कैपिटल। 3 मेजर हेड्स हैं, इसे हम मेन हेड बोलते हैं, मेजर हेड्स भी बोल सकते हैं। तो करेंट लायबिलिटीज़, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ एंड करेंट कैपिटल। और वैसी एसेट साइड में 3 है यहाँ पे, करेंट एसेट्स, इन्वेस्टमेंट्स एंड फिक्स एसेट्स। करेंट एसेट्स, इन्वेस्टमेंट्स एंड फिक्स एसेट्स, तो ये 3 मेन टर्म याद रख लेना है। जब हम सबसे ऊपर में करेंट लायबिलिटी लिखते हैं, फिर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी और फिर कैपिटल,
और एसेट साइड में करेंट एसेट्स, इन्वेस्टमेंट्स एंड फिक्स एसेट्स। तो ये जो आपका फॉर्मेट है ये है क्या, इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी वाला फॉर्मेट। लिक्विडिटी का मतलब होता है जिसको हम जितना जल्दी कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब जितने भी एसेट्स हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा करो, कम से कम टाइम में हम उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो उसको सबसे ऊपर में लिखना है। और वो लायबिलिटीज़ जिसको हमें बहुत जल्द पे करना होता है दैट इज़ कॉल्ड करेंट लायबिलिटी, या सिंपल विद इन 12 मंथ जो हम पे करते हैं उसे करेंट लायबिलिटीज बोलते हैं, और 12 मंथ्स के बाद वाले जो पे करते हैं उसे हम बोलते हैं लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी का मतलब 1 साल 2 साल 4 साल 5 साल का हमने कोई लोन लिया बैंक से, तो उसको हमें 5 साल में 4 साल में पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैंने कोई शॉर्ट टर्म लोन लिया हुआ है, बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब मेरे बैंक अकाउंट से मैंने पैसे ज़्यादा विथड्रॉ कर लिया, तो मेरे को 2 दिन 10 दिन 5 दिन 15 दिन जितने भी टाइम होता है, ठीक है, उसमें पे करना है। बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ठीक है, ये एक ही साथ है। सन्डी क्रेडिटर्स, तो इन सबको पेमेंट हमें विद इन 12 मंथ्स करना पड़ता है, तो इसलिए करेंट लायबिलिटी। करेंट एसेट्स का मतलब कैश इन हैंड, बैंक, बिल्स रिसीवेबल, डेटर्स, प्रीपेड एक्सपेंसेस, अक्रूड इनकम, क्लोजिंग स्टॉक, ये सारे वो एसेट्स हैं जिसको मैं विद इन 12 मंथ्स कैश में कन्वर्ट कर सकता हूँ। लेकिन फिक्स एसेट्स नीचे फर्नीचर, प्लांट मशीनरी, बिल्डिंग, लैंड, गुडविल इज एग्जाम्पल ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स। गुडविल के अलावा भी और भी होता है, पेटेंट राइट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ठीक है, बहुत सारे आते हैं। और इन एसेट्स के अलावा भी और फिक्स एसेट्स होते हैं टेंजिबल वाला, मोटर कार, वैन, ठीक है जी, मोटर कार, और भी कई सारे एसेट्स आएंगे। तो इसमें जितने भी एसेट्स लिखे हुए हैं इसके अलावा भी और भी आइटम्स आ सकते हैं 2-4 एक्स्ट्रा, ठीक है। तो फिक्स एसेट्स को कैश में कन्वर्ट करने में कितना टाइम लगेगा, मोर देन 12 मंथ्स लगेगा। फिक्स एसेट्स को कैश में कन्वर्ट करने में कितना टाइम लगेगा, मोर देन 12 मंथ्स। करेंट एसेट्स को विद इन 12 मंथ्स हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जिसको जितना जल्दी हम कैश में कन्वर्ट कर रहे हैं, और यू कैन से वो लायबिलिटी जिसको हम विद इन 12 मंथ्स या जितना जल्दी पे कर रहे हैं, तो दिस इज कॉल्ड बेसिकली क्या, इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी। इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी का मतलब कम, तुरंत कैश में कन्वर्ट करने वाली चीज़, और विद इन 12 मंथ्स वाले जिसको हमें पे करने विद इन 12 मंथ्स, उस चीज़ को हम पहले रखेंगे, फिर धीरे धीरे हम परमानेंट की तरफ बढ़ेंगे। तो पहले शॉर्ट टर्म वाला, फिर लॉन्ग टर्म वाला, और फिर ये कैपिटल तो होता है क्या, जब तक बिजनेस रहेगा तब तक कैपिटल आपका रहेगा ही रहेगा। और जस्ट इसका उल्टा कर देंगे ना, तो दिस इज कॉल्ड इन ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस या परमानेंस। इन ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस कह रहा हूँ, परमानेंस या परमानेंट। तो परमानेंस का मतलब वो एसेट्स और वो लायबिलिटीज जो लंबे समय तक हमारे पास रहेगा बिजनेस के पास, उसको आपको पहले लिखना है। तो फिक्स एसेट्स 1 साल से ज़्यादा दिनों तक रहता है बिजनेस के पास। कैपिटल भाई जब तक बिजनेस है तब तक कैपिटल रहता है। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी 1 साल से ज़्यादा वाला लायबिलिटी, और फिर उसके बाद नीचे लिखा करेंट लायबिलिटी। इसके बाद एसेट साइड में देखो तो फिक्स एसेट्स, इन्वेस्टमेंट, फिर करेंट एसेट। तो फिक्स एसेट्स बहुत लंबे टाइम के लिए रहेगा, 1 साल से ज़्यादा दिनों तक। इन्वेस्टमेंट भी लॉन्ग टर्म वाला होता है, एक शॉर्ट टर्म वाला भी होता है, तो शॉर्ट टर्म वाला करेंट एसेट्स में आ जाता है। और करेंट एसेट्स जिसको हम जितना जल्दी कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो पहले परमानेंट चीज़ें लिखी, फिर धीरे 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 कम की तरफ आते चलेगा, दैट्स कॉल्ड इन ऑर्डर ऑफ परमानेंस। और लिक्विडिटी वाले में क्या होता है, पहले शॉर्ट टर्म वाली चीज़ें लिखते हैं और फिर धीरे धीरे हम परमानेंट की तरफ जाते हैं। तो सेकेंड आइटम, टोटल 3 मेजर हेड्स हैं। तो पहला आइटम जो है वो थर्ड बन जाता है, थर्ड वाला फर्स्ट बन जाता है, किसमें, इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी और इन ऑर्डर ऑफ परमानेंस में, और कोई डिफरेंस नहीं है। और इसके नीचे के जो हेड्स हैं ये सारे ये हमें क्वेश्चंस के अंदर बनाएंगे, जब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन तो अपने आप आइटम सब याद हो जाएगा। अब सबसे पहले आप लोग यहाँ तक बताओ, ये चीज़ें समझ में आई, बैलेंस शीट का फॉर्मेट समझ में आया, हाँ या ना, एक बार रिप्लाई करके बताओ। बैलेंस शीट का फॉर्मेट समझ में आया, इसमें कौन कौन से आइटम आते हैं। बैलेंस शीट में एसेट्स और लायबिलिटीज़ आती है, और एसेट्स लायबिलिटीज़ क्या बताता है, किसी भी बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन बताता है। पोजीशन का मतलब कितने की एसेट्स है, कितने की लायबिलिटीज़ है, हमारे पास कितने एसेट्स हैं, कितने की लायबिलिटीज़ है। और टोटल एसेट्स इक्वल्स टू टोटल लायबिलिटीज़ होता है, ये हमने चैप्टर नंबर 5 में भी पढ़ा था, अकाउंटिंग इक्वेशन वाले चैप्टर में। एक बार रिप्लाई करके सब लोग बताएंगे ज़रा, ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट समझ में आया। अब इसको पहले कॉपी करना है, फिर हम इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, फिर दोबारा से एक बार और आपको समझा दूंगा। हाँ जी, रिप्लाई करो क्विकली। ऐशल, दिशा, मुस्कान, हाँ जी, दिशा एंड ऐशल, टेल मी डू यू अंडरस्टैंड द फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट। फटाफट इसे आपने कॉपी करना है। ऐशल, अब इसको आप कॉपी कर दो क्विकली, अपने रजिस्टर्स में कॉपी कर लो।
ये जो है ये एक साथ है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एक ही साथ है ये। हाँ जी, कॉपी करना है, गुडविल के आगे लिख सकते हो पेटेंट, कॉपीराइट, ठीक है, ट्रेडमार्क TM, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, मोटर व्हीकल, कार, ये सब आते हैं। और भी इसमें एसेट्स आएगा, ठीक है। अभी फ़िलहाल इतना लिख लेना है, टेंशन में मत आओ, और भी बहुत सारे होते हैं। करंट लायबिलिटीज़ में चलो आप लिखते रहो, थोड़ा थोड़ा मैं और भी एक्सप्लेन करते रहता हूँ। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है? जब हम बैंक में अकाउंट ओपन कराते हैं ना, मान लो मैंने बिजनेस वाला अकाउंट, करेंट अकाउंट ओपन कराया, तो उसमें हमें फैसिलिटी होती है कि हम, अगर मान लो मैंने 10,000 से अकाउंट ओपन कराया, मेरे पैसे बैंक में 10,000 रुपये है, अब मान लो मेरे को ज़रूरत है 12,000 का, तो मैं 12,000 विथड्रॉ कर लेता हूँ। बैंक मेरे पास ऑप्शन देता है करेंट अकाउंट में कि जितने आपके पास पैसे हैं उससे आप ज़्यादा भी विथड्रॉ कर सकते हो, एक लिमिट तक देता है डिपेंडिंग ऑन योर अकाउंट। तो मान लो 10,000 रुपये हमारे जमा थे बैंक में, मैंने 12,000 रुपये विथड्रॉ कर लिया, तो 2,000 रुपये का निगेटिव बैलेंस आ जाएगा बैंक में। तो जब निगेटिव आएगा उसे हम बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। इसका मतलब है उसे मुझे पेमेंट करना पड़ता है बैंक को। फिर आते हैं बिल्स पेबल। बिल्स पेबल क्या होता है? मैंने उधार पे सामान खरीदा है किसी से, ठीक है, उधार पे खरीदा है, तो मैंने जिससे उधार पे खरीदा है हम उसको क्या बोलते हैं? क्रेडिटर, बिकॉज वी हैव टू पे दैट पर्सन। अगर मैंने गुड्स को उधार पे खरीदा है, मान लो 2 महीने के लिए 5,000 रुपये का गुड्स राम से उधार पे खरीद लिया, आई एम द अकाउंटेंट ऑफ बिजनेस, ओके, तो राम मेरा क्या कहलाएगा? क्रेडिटर, क्योंकि राम को मुझे पेमेंट करनी। अब मान लो राम को मैंने पैसे पेमेंट करनी है, तो राम ने कहा भाई उधार की जगह पे एक बिल साइन कर लो, बिल को एक्सेप्ट कर लो, तो मैंने उस बिल को एक्सेप्ट कर लिया, बिल्स रिसीवेबल वाला और बिल्स पेबल वाला, याद है बिल ऑफ एक्सचेंज का चैप्टर पढ़ा था, तो मैंने बिल को एक्सेप्ट करा, तो दैट विल बिकम BP। तो एक होता है क्रेडिटर, एक होता है BP, ठीक है जी, ये साथ साथ होता है। और इसका जस्ट अपोजिट होता है डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल। डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल। डेटर में क्या होता है? जब हम किसी को उधार पे गुड्स बेचते हैं तो दैट पर्सन बिकम्स डेटर्स। मैं अकाउंटेंट हूँ, मिस्टर A, मैंने मोहन को गुड्स बेचा, तो मोहन मेरा डेटर्स कहलाएगा, क्योंकि मोहन से मुझे पैसे लेने हैं, तो इसलिए वो एसेट्स होता है। और मोहन से मैंने पैसे लेने हैं, तो मोहन से मैंने बिल को साइन करवा लिया, तो उस बिल को हम BR बोलते हैं, बिल्स रिसीवेबल। कैश, तो जितने पास कैश है हमारे पास कैश। बैंक, जितने पैसे बैंक में जमा है। क्रेडिटर्स बता दिया। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये 2 चीज़ें बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, एडवांस इनकम, इधर पे प्रीपेड एक्सपेंस और अक्रूड इनकम, ये 4 इंपॉर्टेंट आइटम है, वो मैंने हर चैप्टर्स में आपको ऑलमोस्ट बताया है। दीज आर 4 इंपॉर्टेंट आइटम्स, ठीक है। इसमें से 2 एसेट्स होती है, 2 लायबिलिटीज़ होता है, करेंट एसेट्स, करेंट लायबिलिटीज़। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, तो एक्सपेंस का उल्टा क्या हो जाएगा? प्रीपेड एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होता है लायबिलिटी, प्रीपेड एक्सपेंस एसेट्स। इनकम में 2 आते हैं, अक्रूड इनकम, मतलब कि हमें इनकम मिलना है, तो वो होता है आपका करेंट एसेट्स, और एक होता है एडवांस इनकम, हमें पहले ही मिल गया, तो होता है आपकी लायबिलिटी। फिर होता है लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, जैसे हमने कोई बैंक से लोन ले लिया है 2 साल का, 3 साल का, ठीक है, लोन, तो मोर देन 1 ईयर वाला, ये लोन लॉन्ग टर्म का मतलब है मोर देन 1 ईयर वाला। शॉर्ट टर्म होता तो ऊपर में आ जाता करेंट लायबिलिटीज़ में। इन्वेस्टमेंट्स क्या होती है? हमने कोई पैसा हमारे पास एक्स्ट्रा था, हमने उसको किसी दूसरे कंपनी का शेयर खरीद लिया, तो उससे हमें डिविडेंड रिसीव होएगा, जो प्रॉफिट एंड लॉस में हमने सीखा था। हमने मान लो FD करा दिया बैंक में, कहीं पे और जगह पे इन्वेस्ट कर दिया, तो हमारी इन्वेस्टमेंट कहलाती। फिर उसके बाद आता है कैपिटल और फिक्स एसेट्स। तो कैपिटल में सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल लिखना है, फिर उसमें नेट प्रॉफिट को ऐड करना है, और अगर नेट लॉस आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो नेट प्रॉफिट आएगा उसे यहाँ पे ऐड कर देंगे, ठीक है जी। और जो ड्राइंग्स दिया होएगा ट्रायल बैलेंस में उसे भी लेस करना है। और नेट प्रॉफिट और नेट लॉस में कोई एक ही आता है, तो नेट लॉस आएगा तो लेस करना है, नेट प्रॉफिट आएगा तो ऐड करेंगे, और जो आ जाएगा वो यहाँ पे लास्ट में लिख देंगे ऐड प्लस करने के बाद। तो बेसिकली क्लोजिंग कैपिटल हमें आउटर कॉलम में लिखना है। ओपनिंग का जो बैलेंस दिया होता है उसमें नेट प्रॉफिट ऐड करो, ड्राइंग्स माइनस करो, और आउटर कॉलम में लिख दो। फिक्स एसेट्स में जितने भी फिक्स एसेट्स है, फर्नीचर, फिक्सचर, प्लांट, मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग, मोटर कार, मोटर व्हीकल, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ये सब जो है आपका फिक्स एसेट्स। फॉर्मेट कॉपी हो जाए तो फिर बताना। फिर हम क्वेश्चन पे आएंगे। हमारे पास 3 क्वेश्चन है बैलेंस शीट पे बेस्ड, सेपरेट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15, क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15 अनसॉल्व क्वेश्चंस हैं आपके बुक में, चैप्टर नंबर 19 TS ग्रेवाल सर की बुक के अंदर। तो जैसी फॉर्मेट कॉपी हो जाएगा बताना ज़रा, क्वेश्चंस करेंगे, फिर आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा।
हो गया कॉपी किया हुआ। और ऑलवेज रिमेंबर बैलेंस शीट का जो टोटल होता है ना, बोथ साइड का टोटल अब की बार डिफरेंस नहीं आएगा, टोटल टैली हो जाएगा। बोथ साइड का टोटल जो है आपका टैली हो जाएगा, एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटीज़। और ये चीज़ हमने चैप्टर नंबर 5 में भी पढ़ा था। ठीक है भाई, अरे बोलो समझ में आया कि अभी भी नहीं आया? नहीं आया क्या? कॉपी किया फॉर्मेट? बोलो भाई कहाँ तक पहुँचे? बढ़ूँ क्वेश्चन पे आ जाऊँ? नो सर, अभी कर रहे हैं। ओके करो जी करो। अब देखो भाई, मैंने तो बीच में रिकॉर्डिंग रुक गया था। अब एक चीज़ बता देना आपको भाई, बैलेंस शीट का फॉर्मेट तो बता दिया। अब यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 13 करा है जो आपके बुक में है। क्वेश्चन नंबर 13 में बैलेंस शीट बनाना था 2021 31 मार्च। इसमें दिया हुआ है कैपिटल, ड्राइंग्स, डेटर्स, क्रेटर्स, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, प्लांट, फर्नीचर, नेट प्रॉफिट, जर्नल रिजर्व, क्लोजिंग स्टॉक। तो ये रहा हमारा बैलेंस शीट का फॉर्मेट। इसमें हमने क्या किया, सबसे पहले कैपिटल है तो कैपिटल को लिख दिया कैपिटल में यहाँ पे इनर कॉलम, बिकॉज इसमें नेट प्रॉफिट या नेट लॉस ऐड प्लस या माइनस करना होता है। फिर ड्राइंग्स 44 ड्राइंग्स को माइनस कर दिया। फिर डेटर्स, तो डेटर्स वाला जो है आपका डेबिट होता है, क्रेडिटर्स वाला क्रेडिट साइड होता है। C फॉर क्रेडिट, C फॉर क्रेडिटर्स, D फॉर डेबिट, D फॉर डेटर्स। डेटर्स हमारा एसेट्स होता है उसका डेबिट बैलेंस, क्रेडिटर्स हमारा लायबिलिटीज़ होता है तो उसका क्रेडिट बैलेंस। ओके, तो डेटर्स हमने एसेट्स में लिख दिया, क्रेडिटर्स हमने लायबिलिटीज़ में लिख दिया। फिर हमने कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ये दोनों लिख दिया है एसेट साइड में। प्लांट फिक्स एसेट होता है, फर्नीचर फिक्स एसेट, तो प्लांट भी लिखा, फर्नीचर भी लिखा। फिर इसके बाद है नेट प्रॉफिट, इसे हमने ऐड कर दिया है, कैपिटल में ऐड करना है, नेट लॉस होगा तो लेस करना है। जर्नल रिजर्व 10,000 लायबिलिटी साइड का आइटम होता है। क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे लिख दिया करेंट एसेट। फिर इसका टोटल करो तो बोथ साइड शुड बी टैलीड, तो दोनों साइड इक्वल आ गया 4,24,600। अगर इक्वल नहीं आएगा इसका मतलब आपका आंसर गलत है, कहीं ना कहीं कुछ गलती किया हुआ आपने। तो दोनों साइड टैली आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 पे। ये आपने आई होप कॉपी कर लिया होगा आप लोगों ने। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। आ जाऊँ भाई, क्वेश्चन 14 पे आ जाऊँ, बोलो हाँ या ना? यस सर। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ते हैं हम लोग जरा। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? क्वेश्चन 14 कह रहा है क्या, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर बैलेंस शीट ऑफ अ ट्रेडर एज एट 31 मार्च 2021, अरेंजिंग द एसेट्स एंड लायबिलिटीज, नंबर 1 इन ऑर्डर ऑफ परमानेंस एंड इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी। तो जो अभी आपने बैलेंस शीट का फॉर्मेट अपने रजिस्टर्स में बनाया था ना, वो इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी था। लिक्विडिटी में क्या होता है, जो लिक्विड वाली चीज़ें होती है पहले लिखते हैं, शॉर्ट टर्म वाली चीज़ें, लिक्विड वाली चीज़ें जिसको कम टाइम में पे करना है, करेंट लायबिलिटीज ऊपर लिखा, जिससे हम कम टाइम में कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं एसेट्स को, तो करेंट एसेट्स ऊपर। फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, फिर कैपिटल सबसे नीचे, और सबसे नीचे फिक्स एसेट्स, तो इसे बोलते हैं इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी। और परमानेंस में क्या होता है, इसका जस्ट रिवर्स कर दो, थर्ड वाला ऊपर लिया और सेकेंड वाला सेकेंड में रहेगा और फर्स्ट वाले को थर्ड पे लिया, तो करेंट लायबिलिटीज नीचे आ जाती है, कैपिटल ऊपर चला जाता है, और करेंट एसेट्स नीचे आ जाता है, फिक्स एसेट्स ऊपर चला जाता है, इन ऑर्डर ऑफ परमानेंस, जो परमानेंट वाली चीज़ें ऑलरेडी आपको समझाया था। तो पहले परमानेंस के ऑर्डर में बनाना है आपको, मतलब कि कैपिटल ऊपर लिखना है, फिक्स एसेट्स ऊपर लिखना है। क्या क्या है क्वेश्चन में देखो, ये रहा क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है गुडविल। गुडविल क्या है, फिक्स एसेट्स। गुडविल क्या होती है, फिक्स एसेट्स। कैपिटल, उसके बाद है लायबिलिटीज फॉर एक्सपेंसेस, तो यानी कि दिस इज कॉल्ड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, करेंट लायबिलिटीज, लायबिलिटीज लिखा हुआ है करेंट लायबिलिटीज। कैश इन हैंड, इन्वेस्टमेंट, इस बार जो है डेबिट क्रेडिट करके आइटम नहीं दिया हुआ है, सब मिक्स करके दिया हुआ है, तो आपको खुद ही पहचानना है कौन सा एसेट्स कौन सा लायबिलिटीज। फिर दिया हुआ है बिल्स पेबल, लायबिलिटी होता है। नेट प्रॉफिट हमें ऐड करना है कैपिटल में। सन्डी डेटर्स, ये आपका डेटर्स हो या सन्डी डेटर्स हो एक ही बात होती, होता है आपका करेंट एसेट्स। वैसे ही क्रेडिटर्स होता है या फिर सन्डी क्रेडिटर्स भी दिया रहेगा, तो सेम ही चीज़ होता है। फिर है लैंड एंड बिल्डिंग, फिक्स एसेट्स। बैंक करेंट एसेट्स, सन्डी क्रेडिटर्स करेंट लायबिलिटीज, बिल्स रिसीवेबल करेंट एसेट्स, प्लांट एंड मशीनरी फिक्स एसेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, सर एक ये नया आ गया, तो ये भी आपका लायबिलिटी साइड में लिखना है, करेंट लायबिलिटीज में, ठीक है।
करंट लाइबिलिटीज़ में। ये फॉर्मेट बनाते वक्त हमने नहीं लिखा था, बट ये होता लाइबिलिटीज़ में ही है। फिर दिया हुआ है क्लोजिंग स्टॉक, करंट एसेट्स, फर्नीचर, फिक्स एसेट, ड्राइंग्स आपको लेस करना है कैपिटल में। अब आपको इन ऑर्डर ऑफ परमानेंस बनाना है, तो आपने बनाना है सबसे ऊपर में लिखो बैलेंस शीट इन ऑर्डर ऑफ परमानेंस, बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च, यहाँ पे 2021 कर लेना, यहाँ पे 19 लिखा हुआ है और इसको ब्रैकेट में एज एट लिखना, एज ऑन नहीं लिखना। एज ऑन पहले लिखा करते थे 2019 से पहले, 2020 और उसके बाद से अब हम एज एट लिखते हैं। तो पुरानी बुक्स वगैरह जब आप पढ़ोगे ना या कहीं पे पुराने क्वेश्चन देखोगे तो एज ऑन लिखा होगा, उसका मतलब भी सेम ही है उस पर्टिकुलर डेट पे, यानी 31 मार्च को कितने एसेट्स कितने लाइबिलिटीज़ हैं। तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ पे आंसर तो दिया हुआ है, बट एक काम करता हूँ, इसका आंसर मैं भी आपके साथ साथ बनाता हूँ, तो आप बनाना। सबसे पहले ऊपर में यहाँ पे लिखो आंसर, आंसर नंबर 14, क्वेश्चन जो है 14 है तो 14 का आंसर हम कर रहे हैं, क्वेश्चन 14। नंबर 1 क्या कह रहा था, इन ऑर्डर ऑफ परमानेंस लिखना है, हाँ जी, इन ऑर्डर ऑफ परमानेंस। ओके, बैलेंस शीट हम बना रहे हैं, ब्रैकेट में क्या लिखना है, सारी चीज़ें लिखना पड़ेगा नहीं तो आपके नंबर कट जाएगा। एज एट 31 मार्च 2021। ओके, अब यहाँ पे आपको क्या कर देना है, सर सीधी लाइनें ड्रॉ करो। चलो मैं सीधी लाइन ड्रॉ करता हूँ, ये लो। और जब भी आप अकाउंट्स पढ़ो ना तो आप भी कोशिश करो स्केल वगैरह अपने साथ में रखो, ठीक है जी। लाइनें वगैरह जो स्केल से ड्रॉ करने से टाइम भी सेव होता है और बढ़िया रहता है, क्योंकि आपका अब सब्जेक्टिव पेपर होएगा एग्ज़ाम, तो सारी चीज़ें आपको बना के करना पड़ेगा। एमसीक्यू अब आएगा नहीं आपके एग्ज़ाम में। ओके, इसमें कोई डेबिट क्रेडिट होता नहीं है, तो इसमें आपको लिखना है क्या, रुपीज़ और राइट हैंड साइड एसेट्स होता है और लेफ्ट हैंड साइड लायबिलिटीज़ होता है। ये बन गया आपका फॉर्मेट। अब ये बोला है इन ऑर्डर ऑफ परमानेंस, इन ऑर्डर ऑफ परमानेंस, तो इन ऑर्डर ऑफ परमानेंस जैसी उसने बोला है तो हम क्या करेंगे, हेडिंग यहाँ पे ज़रा अपना लिख लेते हैं। सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा, कैपिटल, और एसेट साइड में सबसे पहला क्या होगा, फिक्स एसेट्स। जब क्वेश्चन में बोले अगर आपको स्पेशली कि इन ऑर्डर ऑफ परमानेंस लिखो और इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी, तभी इस हिसाब से लिखना है। अदरवाइज आप कोई सा भी एसेट्स ऊपर नीचे करके एसेट्स वाला एसेट्स में, लायबिलिटीज़ वाला लायबिलिटीज़ में लिख लोगे, आंसर आपका वैलिड माना जाएगा और फुल में फुल मार्क्स मिलेगा। तो सबसे पहले क्या, ओपनिंग बैलेंस लिखना होता है, ठीक है। इसमें फिर नेट प्रॉफिट या नेट लॉस ऐड करेंगे, तो नेट प्रॉफिट दिया हुआ था क्वेश्चन में, मैंने वैसे पहले ही लिख लिया है, बट आइटम आप पढ़ते जाओ लिखते जाओ, चलो कोई बात नहीं, अभी रहने दो। इसके अलावा थोड़ा सा और नीचे बनेगा, तो एक काम करते हैं हम लोग, जो है यहाँ पे सेकेंड जो है हमारा, पहला तो कैपिटल है, सेकेंड आप लिख लो लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़, और इसमें सेकेंड क्या लिख लोगे आप, इन्वेस्टमेंट्स, और फिर थर्ड में लिख लेना है करेंट लायबिलिटीज़, और इस तरफ में क्या लिख लेना है, करेंट एसेट्स। ओके, अब बस आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सा करेंट एसेट्स है, कौन सा फिक्स एसेट्स है, कौन सा करेंट लायबिलिटीज़ है और कौन सा लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ है। इन्वेस्टमेंट तो एक ही होता है जनरली, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ भी एक या दो आइटम देता है, जैसे लोन देगा या बैंक लोन, ऐसे करके। कैपिटल में ओपनिंग का बैलेंस, नेट प्रॉफिट दिया है तो ऐड करो, नेट लॉस है तो लेस करो, और ड्राइंग्स भी दिया है तो लेस कर दो, ठीक है। ये हमने फॉर्मूला बना लिया। अब आपको क्या करना है, आइटम पढ़ते जाओ सीरियल वाइज, एक एक आइटम, और जो जहाँ पे आएगा लिखते चले जाओ, राइट। अब आ जाओ जी, सबसे पहला क्या दिया हुआ है, गुडविल। गुडविल बताओ भाई कौन सा एसेट्स है, होता तो एसेट्स है, फिक्स या करेंट, बताओ, बताते जाओ और लिखते जाओ। फिक्स एसेट्स, बिल्कुल सही जवाब। तो हम लिख लेंगे गुडविल, कहाँ पे, एसेट साइड में। गुडविल कितने रुपीज़ का दिया हुआ है सर, गुडविल दिया हुआ है 20,000 रुपये का, 20,000 रुपये। ओके, फिर आ जाओ जी, गुडविल के बाद है सर कैपिटल, तो कैपिटल में 1,80,000, सर कहाँ लिख लेंगे, कैपिटल।
1,00,000 ओपनिंग बैलेंस है ये 1,80,000, इसमें हमें ऐड करना पड़ेगा प्रॉफिट लॉस जो भी दिया हो। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, फिर दिया हुआ है लायबिलिटीज़ फॉर एक्सपेंसेस, यानी आउटस्टैंडिंग, ये एक्सपेंस की बात कर रहा है तो ये शॉर्ट टर्म होता है, ये करेंट लायबिलिटीज़ होता है, ठीक है जी, ये लॉन्ग टर्म नहीं होता। तो 1,200 रुपये लायबिलिटीज़ फॉर एक्सपेंसेस लिख लेना, जो नाम दिया हुआ है वही लिखना, लायबिलिटीज़ फॉर एक्सपेंसेस। $1,200। फिर उसके बाद दिया हुआ है क्या, उसके बाद है आपका कैश इन हैंड। कैश इन हैंड क्या होता है बताओ भाई, बताओ कैश इन हैंड क्या होता है। सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है एसेट्स या लायबिलिटी, फिर उसमें फिक्स या करेंट। कैश और बैंक, कैश इन हैंड या कैश एट बैंक, ये दोनों क्या होता है, थोड़ा थोड़ा आप चेक भी कर सकते हो, अभी जो फॉर्मेट आपने कॉपी करा है उसमें से भी। अभी तो क्वेश्चन हमने सीखा है, स्टार्ट ही करा है, एक ही क्वेश्चन करा है। करंट एसेट, बिल्कुल सही जवाब, करंट एसेट्स। तो थोड़ा थोड़ा आप देख देख के भी बोल सकते हो। तो करंट एसेट्स में यहाँ पे आएगा कैश इन हैंड, और कैश एट बैंक भी होगा तो भी यहीं आएगा, ठीक है। कितने रुपीज़ दिया हुआ है सर, 1,000। जब आप देखोगे ना थोड़ा थोड़ा और प्रैक्टिस करोगे तो और ज़्यादा आपको लर्न होएगा। इसलिए जब बोलूँ कि देखो, मेरे को याद है, ऐसा नहीं है, मैं जानबूझ के पूछ रहा हूँ ताकि आपको क्या हो, लर्न होता रहे साथ साथ में। जो अभी ऊपर में फॉर्मेट जो आपने रजिस्टर में लिखा है उसको देखो, फिर यहाँ पे उस हिसाब से करो तो आपको लर्न हो जाएगा। बाकी 4-5 क्वेश्चंस करोगे तो अपने आप सब याद हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट का तो हेडिंग ही था एसेट साइड में सेकेंड नंबर, तो कितने रुपीज़ हैं 20,000। तो ये जो इन्वेस्टमेंट है ना, ये हेडिंग है, तो इसके नीचे दोबारा से एक इन्वेस्टमेंट लिख लिया और 20,000 लिख दिया। फिर उसके बाद इन्वेस्टमेंट के बाद क्या है जी, इन्वेस्टमेंट के बाद है बिल्स पेबल। बिल्स पेबल क्या होता है, करंट लायबिलिटीज़ होता है सर, बिल्स पेबल और क्रेडिटर्स या सन्डी क्रेडिटर्स। एक एक आइटम पढ़ना है और लिखना है, ये नहीं कि पहले लायबिलिटीज़ का लिखो पहले एसेट्स का, ठीक है। कुछ टीचर ये ऐसे भी सिखाते हैं कि बच्चों पहले सारे लायबिलिटीज़ के आइटम लिख लो फिर सारे एसेट्स के, कुछ कहते हैं सारे एसेट्स के पहले लिख लो फिर सारे लायबिलिटीज़ के। नहीं, हम सीरियल वाइज करेंगे, उससे एक फ़ायदा होता है, टाइम सेव होता है, और दूसरी चीज़ें क्या होती हैं कि आपके कोई भी आइटम छूटता नहीं है, सारे के सारे आइटम एक ही साथ रिकॉर्ड हो जाते हैं, ठीक है। दैट इज़ द बेस्ट मेथड टू सॉल्व एनी क्वेश्चन। तो इन्वेस्टमेंट के बाद बिल्स पेबल 10,700, फिर नेट प्रॉफिट भी है। तो बिल्स पेबल है करंट लायबिलिटीज़, इसको शॉर्ट में बीपी भी बोलते हैं। आप पूरा पूरा लिख लो, बिल्स पेबल 10,700। फिर बिल्स पेबल के बाद दिया हुआ है क्या, नेट प्रॉफिट 92,600। तो नेट प्रॉफिट का क्या करते हैं बताओ, 92,600 ऐड करना है कैपिटल में, ऐड करते हैं कैपिटल में। ओपनिंग बैलेंस जो है यहाँ पे कैपिटल का, उसमें ऐड। आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, ये दोनों ऐड करके कितना आ गया ज़रा बताओ, 1,80,000 प्लस 92, नीचे ही लिखना क्योंकि एक ड्राइंग्स भी दिया हुआ था, 2,000, 8, 9, 17 और 272, और फिर इसमें हम लेस ड्राइंग्स करेंगे अभी, और जो आएगा वो आउटर कॉलम में, ओके। नाउ तो सन्डी डेटस हमने नेट प्रॉफिट कर लिया। नाउ सन्डी डेटस 50,000, करेंट एसेट्स, और लैंड एंड बिल्डिंग 60,000। तो सन्डी डेटस आ जाओ जी, सन्डी डेटस 50,000, करेंट एसेट्स, सन्डी डेटस 50,000। फिर हुआ था आपका 60,000 है लैंड एंड बिल्डिंग, तो हमने फिक्स एसेट्स में यहाँ पे लिख दिया लैंड एंड बिल्डिंग 60,000, ओके। फिर उसके बाद आप क्या लिखोगे, उसके बाद जो है बैंक करेंट एसेट्स होता है 20,000, सन्डी क्रेडिटर्स जो होता है करेंट लायबिलिटी 63। तो बैंक लिख लो 20,000 यहाँ पे, और सन्डी क्रेडिटर्स करेंट लायबिलिटीज, सन्डी क्रेडिटर्स 63,000। फिर उसके बाद है सन्डी क्रेडिटर्स के बाद बिल्स रिसीवेबल। ये जानबूझ के पता है क्या, क्रेडिटर्स के साथ बिल्स रिसीवेबल दिया है, तो कंफ्यूज मत करना, ये एक ही साथ नहीं आएगा। बिल्स रिसीवेबल करंट एसेट्स होता है, सन्डी क्रेडिटर्स करंट लायबिलिटीज होता है। तो 13,000 बिल्स रिसीवेबल करंट एसेट्स में लिखना, बिल्स रिसीवेबल पूरा फुल फॉर्म लिखना, शॉर्टकट मत लिखना BR। जनरली बिल्स रिसीवेबल को BR और बिल्स पेबल को BP भी कहा जाता है। कितने रुपीज़ था, 13,000। बिल्स पेबल को BP भी कहा जाता है। फिर उसके बाद है क्या, उसके बाद आ जाओ जी, बस 2-4 आइटम है। प्लांट एंड मशीनरी 40,000, फिक्स एसेट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स लायबिलिटी साइड में लिख देना है शॉर्ट टर्म में। प्लांट एंड मशीनरी लिखो 40,000, प्लांट एंड मशीनरी 40,000। करेंट लायबिलिटीज में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स लिख दो,
प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स कितना है 2500। वैसे प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स को ना डेटर्स में से लेस करके भी दिखाया जाता है, तो मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। जो डेटर्स होता है उसमें से प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स, बैड डेट्स, ये सब चीज़ें लेस करके दिखाया जाता है, बट लेफ्टी साइड में भी आप दिखा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, दोनों से आंसर सही होता है, बैलेंस शीट टैली हो जाएगा। ठीक है, अब जो आप करना चाहो आप कर सकते हो, बट वैसे यहाँ पे आप क्या करो, बेस्ट जो होता है यही होता है। चलो एक काम करते हैं, आपको जो बेस्ट चीज़ होती है वो कर लो आप। प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स को जो है आपको ना सन्डी डेटर्स में से लेस करके दिखाना है। तो एक काम करना, जो सन्डी डेटर्स आपने लिखा था ना, यहाँ पे लिखो सन्डी डेटर्स, मतलब जो डेटर्स होता है 40,000 का डेटर्स था, आप इसमें से ना लेस कर लेना प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स, अदरवाइज आपका जो आंसर दिया ना बुक का वो टैली नहीं करेगा। ठीक है, अगर प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स करेंट लाइबिलिटीज़ में लिखेंगे तो भी बैलेंस शीट तो टैली कर जाएगा और आंसर भी सही माना जाएगा, लेकिन आपके बुक से आंसर टैली नहीं करेगा। ठीक है, और बेस्ट चीज़ होता है प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स को डेटर्स में से लेस करना। ये फॉर्मेट में नहीं लिखाया था, अभी आपको बता रहा हूँ, तो याद रख लेना है, बिकॉज ये एक तरीके से एडजस्टमेंट्स की आइटम होती है। ये चैप्टर नंबर 20 में आएंगे ना, तो ऐसे ऐसे बहुत सारी चीज़ें हमें सीखना है, तो वहाँ पे सीखना था लेकिन यहीं पे दे दिया है। तो डेटर्स जो 40,000 है उसमें से प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स 2,500 आप लेस कर लो। ठीक है, और ये अच्छे से याद रख लेना, ये भूलना मत, 2,500, तो ये आ गया 37,500। बोलो ये समझ में आया? इसको स्टार लगा लेना, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स वाला ये स्टार लगा लेना। ये आया समझ में? हाँ जी, अरे सॉरी, यहाँ पे था ना वो आंसर था, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स। ठीक है, इसके बाद क्लोजिंग स्टॉक 80,000, फर्नीचर 16,000, ड्राइंग्स 30,000। तो क्लोजिंग स्टॉक लिखो 80,000 एंड फर्नीचर 16,000। क्लोजिंग स्टॉक कहाँ पे जाएगा? करेंट लायबिलिटीज़ में। 16,000 क्या था? 16,000 है फर्नीचर, तो यहाँ पे लिख लो फर्नीचर फिक्स एसेट्स में। और फिर दिया हुआ था आपका ड्राइंग्स 30,000, तो ड्राइंग्स आप यहाँ पे लिख लो कैपिटल में लेस 30,000। और कैपिटल 272,600 माइनस इसमें 30 कर दो तो 2,42,600 आ जाएगा नेट आउटर कॉलम में। ये है आपका पूरा बैलेंस शीट का फॉर्मेट। अब इसको आप टोटल करो तो ये टैली हो जाएगा। टोटल करके आप बताना कितना कितना आया। सर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ तो कुछ नहीं था, तो नहीं था तो नील डैश, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, होता तो हम लिख देंगे। एक बार दोबारा चेक कर लो, आंसर भी है वैसे यहाँ पे, इसका आंसर भी मैंने दिया हुआ है, दिख रहा कैपिटल। इसमें हेडिंग उसने लिखा नहीं था, हमने हेडिंग लिख लिया है क्योंकि इन ऑर्डर ऑफ परमानेंस, इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी उसने बोला है। 317,500, 317,500 यही आएगा। 3,17,500, 3,17,500। एक बार चेक कर लो क्या ये टोटल टैली आ रहा है, हो रहा है या नहीं। दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 14। हाँ जी कॉपी हो जाएगा तो बताना। एक क्वेश्चन और अभी हमें करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 15, और ये वाला आप होमवर्क में लिख लेना। इसका जो सेकंड पार्ट है इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी जो है, क्वेश्चन 14 का जो है ना यहाँ पे इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी, तो ये लिक्विडिटी में आपको करना कुछ नहीं है। आइटम सेकेंड वाला तो सेम ही रहेगा, थर्ड वाला फर्स्ट में लिख दो एसेट साइड का, और फर्स्ट वाला थर्ड में। लायबिलिटीज़ में भी फर्स्ट वाला थर्ड में और थर्ड वाला फर्स्ट में, मतलब कैपिटल को नीचे, करेंट लायबिलिटीज़ को ऊपर, फिक्स, और एसेट्स वाले में फिक्स एसेट्स सबसे नीचे, करेंट एसेट्स को ऊपर। समझ में आया? बोलो भाई इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी कर लोगे कि नहीं, एक बार रिप्लाई कर दो घर पे, बोलो बोलो। हाँ जी मुस्कान, समझ में आ रहा है? यस मुस्कान, रिप्लाई यस सर। अब तो अच्छे से आ रहा समझ में, अब तो कोई दिक्कत नहीं है भाई मुस्कान। नो सर। पहली क्लास में थोड़ा दिक्कत आ रहा था ना आपको समझने में, आपने बोला था। यस सर। हाँ अब अच्छे से आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हम एक एक क्वेश्चंस करते हैं क्लास में विद कंसेप्ट, सारी चीज़ें, ईच एंड एवरी कंसेप्ट, सिर्फ हम रट्टा नहीं लगवाते। ठीक है, तो सारी नॉलेज देते हैं, सारी चीज़ पता होना चाहिए। टीचर कुछ भी पूछ दे स्कूल में तो अब आपको जवाब देना है, और इसीलिए हम आगे के चैप्टर्स पहले करा रहे हैं। स्कूल में जब ये आपका चैप्टर्स मैडम करवाएंगी तो आपको रिप्लाई करते रहना है कि हाँ मैडम हमें आता है। समझ में आ रही बातें? ओके सर। हाँ, और बिल ऑफ एक्सचेंज वाला जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 17, राइट। तो जो चैप्टर 17 है उसके सारे जो है ना वीडियो, जितनी भी 8 क्लासेस लगाई थी हम लोगों ने, उस पर
एक एक क्वेश्चन हमने उसके भी सॉल्व करे थे विद कंसेप्चुअल चीज़ें, तो वो आपको मिल जाएगा यूट्यूब पे जो लिंक दिया है, वहाँ से आप देख के रिवाइज़ कर सकते हो। स्कूल में जो अभी स्टार्ट हुआ है आपके स्कूल में चैप्टर, तो आप जो है उसका भी सारी चीज़ें रिप्लाई कर सकते हो। ये कॉपी किया हो जाएगा तो बताना भाई, एक क्वेश्चन और करना है 15। अरे बोलो दिशा। सर हो गया। ओके ऐशल। हाँ भाई दिशा, आज रिप्लाई नहीं कर रहे हो, नालायक। हाँ भाई, आज खाना नहीं मिला है, क्या कहते हो? चलो, आज लगता है भैया दिशा नाराज सर चल रही। अनम्यूट नहीं हो रहा था। अच्छा अब हुआ, वही मैंने कहा भाई ऐसे कैसे, आज मेरे को लग रहा है आज मैंने क्या नहीं, गलती मैं कर तो दी। बोलती हूँ क्लास हाँ, में भी चलो अनम्यूट नहीं हो रहा था। चलो वेरी गुड। हमें तो लगा भाई आज नाराज चल रहे हैं सबके सब। हाँ जी ऐशल, ऐशल ने भी कर ही लिया होगा, तो ये आपका होमवर्क है आज का। और नेक्स्ट क्लास में मैं छोड़ूंगा नहीं भाई, उठक बैठक भी लगाता हूँ भाई मुस्कान में क्लास के अंदर, ऑनलाइन बता रहा हूँ मैं, वीडियो ऑन करा के उठक बैठक लगाता हूँ, फिर उसको रिकॉर्ड करके उसको यूट्यूब पे डाल देते हैं ताकि बच्चे देखेंगे, तो इसलिए होमवर्क ज़रूर बना के रखना है। समझ में आई बातें? आज मैंने छोड़ दिया है, तो ये इसका सेकेंड पार्ट आपको घर पे कर लेना। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 पे आओ। इसका भी वैसे आंसर दिया हुआ है यहीं पे, मैंने नोट्स भी सर, भेज दिया, उसमें होमवर्क दिया है। में आपने कितने क्वेश्चन लिखाए अभी तक? मैंने इलिस्ट्रेशन चार क्वेश्चन दिए थे पिछली क्लास में। अच्छा सर, मैक्सिमम, पिछली क्लास वाले हाँ सर, ठीक है अभी के मुझे हाँ, मैक्सिमम तो भाई 5 ही होमवर्क देते हैं एक क्लास में, तो 5 तो आराम से आप बना सकते हैं, क्योंकि मैं समझता हूँ भाई कि आपके ऊपर कितना बर्डन है, 5 सब्जेक्ट पढ़ना होता है कि नहीं, तो इसलिए ज़्यादा होमवर्क मैं देता नहीं, बट फिर भी जो है बताओ, वो भी होमवर्क आप लोग नहीं करते हो, तो इसलिए मेरे को बड़ा गुस्सा आता है। तो नेक्स्ट क्लास में आपको पक्का याद रखना, होमवर्क नहीं करेंगे तो भाई उठक बैठक लगाऊंगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 पे आओ। फ्रॉम दी बैलेंस शीट गिवन बिलो। ओ माय गॉड, इस बार तो सर बैलेंस शीट ही दे दिया। एज ऑन 31 मार्च 2019, आपकी बुक में यहाँ पे 2021 लिखा होगा, एज एट 31 मार्च 2021 बैलेंस शीट ऑलरेडी दे दिया। तो सर पूछा क्या है, कह रहा कैलकुलेट फिक्स एसेट्स, करेंट एसेट्स, करेंट लायबिलिटीज, वर्किंग कैपिटल। सर इसमें एक नया टर्म है वर्किंग कैपिटल, ये आप लगा लेना, इंपॉर्टेंट, ये बच्चे कई बार भूल जाते हैं। ओके, फिक्स एसेट्स क्या होगा? तो सर फिक्स एसेट्स के जो हेडिंग होते थे ना बैलेंस शीट में, तो फिक्स एसेट्स में जो एसेट्स हैं उन सब एसेट्स को टोटल कर दो तो फिक्स एसेट्स आ जाएगा। करेंट एसेट्स में सारे करेंट एसेट्स को ऐड कर दो तो करेंट एसेट्स का टोटल आ जाएगा। लायबिलिटीज का, करेंट लायबिलिटीज का सारे आइटम ऐड कर लो तो करेंट लायबिलिटी। इसमें से आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सा फिक्स कौन सा करेंट। देखो यहाँ पे दिया हुआ है ट्रेड क्रेडिटर्स, सन्डी क्रेडिटर्स और क्रेडिटर्स, एक ही बात होती है। फिर कह रहा है एक्सपेंसेस अक्रूड, बैंक ओवरड्राफ्ट, लॉन्ग टर्म लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन और कैपिटल। तो इसमें देखो सीरियल वाइज नहीं दिया हुआ है, ना तो इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी है ना तो इन ऑर्डर ऑफ परमानेंस है, जानबूझ के ऐसे दिया है ताकि बच्चे कंफ्यूज कर जाएं, ठीक है, नहीं तो बच्चे हर कोई लिख देगा टोटल करके। इधर पे स्टॉक इन हैंड, डेटर्स, प्रीपेड एक्सपेंसेस, गुडविल, लैंड, प्लांट एंड फर्नीचर। तो इसको आपको क्या करना है सबसे पहले, ठीक है, अपने आंसर में, बैलेंस शीट तो ऑलरेडी बना है तो आप लिखो यहाँ पे आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 15। सबसे पहला आपसे क्या पूछा था, फिक्स्ड एसेट्स, तो इसका कोई फार्मूला नहीं होता, ठीक है। आपको मेनली क्या करना है, ये जो बैलेंस शीट दिया हुआ है तो इसमें जो फिक्स एसेट्स है उसको ऐड कर दो, वही फिक्स एसेट्स आ जाएगा, ठीक है ना। तो कोई फार्मूला रट्टा नहीं लगाना। फिक्स एसेट्स का मतलब वो एसेट्स जो लॉन्ग टर्म वाले होते हैं, ओके, और जिसको हम कैश में कन्वर्ट मोर देन 1 ईयर में करते हैं। तो इसमें आप आइडेंटिफाई करो, जो फॉर्मेट लिखा है उसके अंदर से आप बताओ इसमें से कौन कौन सा करेंट फिक्स एसेट्स है, एसेट साइड में बताओ कौन कौन सा है भाई, बताना जरा। क्या है, स्टॉक इन हैंड फिक्स एसेट्स है, करेंट एसेट्स है, बोलो। करेंट एसेट्स बताना भाई मुस्कान, रिप्लाई करते रहना। डेटर्स कौन सा है, करंट एसेट। बाकी लोग भी रिप्लाई करो भाई। मुस्कान नहीं आया क्या समझ में, याद नहीं हुआ आइटम? प्रीपेड एक्सपेंसेस, सब चीज़ लिखा हुआ है, जो फॉर्मेट अभी बनाया था उसमें से देख के भी बता सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या है बोलो, प्रीपेड एक्सपेंसेस, करंट एसेट। फिर उसके बाद गुडविल बताओ भाई, गुडविल फिक्स एसेट्स, लैंड, प्लांट, फर्नीचर, ये सब फिक्स एसेट्स हैं। तो ये लो फिक्स एसेट्स और करेंट एसेट्स 3 है, फिक्स एसेट्स 4 हैं। तो आपका
फिक्स एसेट्स भी निकल गया, करेंट एसेट्स बस अब निकाल दो। तो फिक्स एसेट्स इक्वल्स टू, यहाँ पे लिख दो फटाफट, फार्मूला बना दिया हमने। तो फार्मूला नहीं बनाया इसका कुछ, बस इसमें टोटल करना है। गुडविल प्लांट प्लस लैंड प्लस बिल्डिंग, नहीं बिल्डिंग नहीं है, फर्नीचर है। अब सारे के अमाउंट लिख दो। गुडविल कितनी है 20,000, प्लांट कितना है जी 32,000, लैंड कितना है जी 20,000 एंड 8,000। जो आइटम ऊपर लिखा है मैंने उसी के अकॉर्डिंग लिख दिया। सब टोटल करके कितना आ गया, रुपीज़ का सिंबल लगा लेना और टोटल बता दो जी कितना आया। 20 प्लस 32 52, 52 प्लस 20 72 और 8 80,000। क्या यही आंसर है? मैच कराओ भाई। यस सर। अब आपको करेंट एसेट्स खुद निकालना है। बताओ करेंट एसेट्स कितने आएंगे, कौन कौन से हैं करेंट एसेट्स, ये लिखा हुआ है, और निकाल के बताओ कितना आया करेंट एसेट्स। कैलकुलेट करो। करेंट एसेट्स बताओ। 84,400। 84,004, बिल्कुल सही। ये तीनों को ऐड कर दो, करेंट एसेट्स आ जाएगा। स्टॉक, डेटर्स एंड प्रीपेड एंड सॉरी एक्सपेंसेस। तो स्टॉक, डेटर्स, प्रीपेड एक्सपेंसेस 48, 36 और 4। कितना आया रुपीज़ 84,400। हाँ जी, क्या इसका आंसर भी आ गया? अरे बोलो हाँ। यस सर। क्या बात, देखा आज तो मैं सारे आंसर एकदम सही से कर रहा हूँ। देखा, मैं भी आपके साथ धीरे धीरे इंटेलिजेंट होता जा रहा हूँ, है कि नहीं भाई? हाँ। नंबर थर्ड क्या पूछा था? करेंट लायबिलिटीज़। तो करेंट लायबिलिटीज़ यहाँ पे लिखो जी। करंट लायबिलिटीज़, तो करंट लायबिलिटीज़ किधर मिलेगा? लायबिलिटी साइड में। करंट लायबिलिटीज़, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ और कैपिटल होता था, राइट? तो अब चेक करो, इसमें उसने सिर्फ करंट लायबिलिटीज़ पूछा है और वर्किंग कैपिटल पूछा है। कैपिटल का अमाउंट नहीं पूछा, क्लोजिंग बैलेंस, लॉन्ग टर्म का कुछ पूछा नहीं। नाउ तो एक है ट्रेड क्रेडिटर्स, एक्सपेंसेस अक्रूड, बैंक ओवरड्राफ्ट, लॉन्ग टर्म। तो लॉन्ग टर्म जब दे दिया है तो क्या ये करंट में आएगा? लॉन्ग टर्म वाला बताना। लॉन्ग टर्म नो लोन, सर। हाँ लॉन्ग टर्म लोन नहीं आएगा। फिर दिया हुआ कैपिटल, कैपिटल भी क्या करेंट लायबिलिटीज़ में आता है क्या? नहीं। तो ये दोनों नहीं लिखना, बाकी सब करेंट लायबिलिटीज़ है। इंटरेस्ट ऑन लोन भी आपका करेंट लायबिलिटीज़ में ही आता है। ये इंटरेस्ट ऑन लोन क्या होता है? शॉर्ट टर्म होता है। जो लोन लिया है उस पर इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट जो होता है क्या होता है? मंथली देना होता है, कई बार ईयरली देना पड़ता है, क्वार्टरली भी होता है, तो इसलिए वो शॉर्ट टर्म होता है, करेंट लायबिलिटीज़ में आता है। तो 4 आइटम ऐड कर दो तो करेंट लायबिलिटीज़ आ जाएगा आपका। ट्रेड क्रेडिटर्स, एक्सपेंसेस अक्रूड ऑल्सो नोन एज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बैंक ओडी एंड बैंक ओवरड्राफ्ट को बैंक ओडी, ओवरड्राफ्ट को ओडी शॉर्ट में कहते हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन। तो यहाँ पे लिखो क्या क्या था। ट्रेड क्रेडिटर्स था, प्लस बैंक ओडी भी दिया हुआ था, और क्या क्या था भाई? इंटरेस्ट ऑन लोन था, और एक और आइटम क्या था? एक्सपेंसेस अक्रूड। अब इन सब के अमाउंट लिख दो बस सामने सामने। ट्रेड क्रेडिटर्स था 42, बैंक ओडी 48, 42,000, 4,800। इंटरेस्ट ऑन लोन था आपका 1,000 और 3,200 इन एक्सपेंस। तो ये आपका आ गया कितना रुपीज़? टोटल करने के बाद कितना आ गया बताओ? 1,000, 4,000, 8, 9, 9,000। तो ये आ गया 51,000 आया क्या? 51,000 आया क्या? बताओ भाई, बोलो Yes, बोलो। sir. ओके, अब लास्ट वाला इंपॉर्टेंट है, वो लिख लो। लास्ट वाला क्या पूछा था? नंबर 4, वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल इक्वल्स टू होता है करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटीज। ये फार्मूला भी याद रख लेना, ये कई बार बच्चे भूल जाते हैं इसलिए, और ये 12th क्लास में भी आएगा।
करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटीज। शॉर्ट में करेंट एसेट्स को क्या बोलते हैं, CA, करेंट लायबिलिटीज को क्या बोलते हैं, CL। करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटीज। तो बताओ करेंट एसेट्स कितना आया था, ऊपर में आया ना करेंट एसेट्स 84,400, करेंट लायबिलिटीज 51, तो इसको लेस कर लो। तो 33,400, यही है क्या आंसर। रुपीज़ का सिंबल जरूर लगा लेना। Yes. देखा कितना आसान सा क्वेश्चन था, कुछ मुश्किल लग रहा है क्या, बताओ जी बताओ। No, sir. देखा सबसे आसान कौन, अकाउंट्स। आया समझे नहीं आया, सबसे आसान कौन, बोलो भाई बोलो, सबसे आसान कौन, अकाउंट्स। अकाउंट से आसान कुछ नहीं है भाई, समझ रहे हो। इंग्लिश भी टफ होता है, BST भी टफ, सबसे आसान अकाउंट्स। हाँ, जब हम अकाउंट्स पढ़ेंगे तो हमारे लिए सबसे आसान अकाउंटेंसी। तो क्वेश्चन हमने 15 तक कर लिया है। 15 के बाद ज़रा टाइम तो हो गया है, ओके। तो एक काम करते हैं, देखो 15 के बाद जो क्वेश्चन 16 है ना, 16 क्वेश्चन जो 16 है वहाँ से हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे वैसे, ठीक है। और क्वेश्चन 16 से लेके 25 तक, टोटल क्वेश्चन 25 तक है, राइट। देखोगे आप अपने रजिस्टर्स में, रजिस्टर्स कह रहा हूँ, किताब के अंदर, तो टोटल क्वेश्चंस 25 है। हाँ जी, एक बार कंफर्म कर लेना, यस टोटल क्वेश्चन 25 है। तो 16 से लेके 25 टोटल 11 क्वेश्चन हो गया। ये सारे के सारे क्वेश्चन में आपको फाइनल अकाउंट बनाना है। फाइनल अकाउंट का मतलब क्या, देखो ज़रा आपको बता दूँ। जैसे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17, देखो भाई देखो सुनो, मैं दिखा देता हूँ, बाकी नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें बोलेगा आपको, इससे आपको फाइनल अकाउंट बनाना है। तो फाइनल अकाउंट का मतलब होता है क्या, एक तो आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, ये ट्रेडिंग अकाउंट है। फिर उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस, और साथ साथ में आपको बैलेंस शीट भी बनाना है। तीनों एक साथ बनाना होता है। तो दिस इज कॉल्ड व्हाट, फाइनल अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस आता है, इसे आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखते हो। फिर इसमें नेट प्रॉफिट आता है, और इस नेट प्रॉफिट को कैपिटल में यहाँ पे ऐड कर देना होता है, और बैलेंस शीट लास्ट में टोटल हो जाता है। तो दिस इज कॉल्ड फाइनल अकाउंट। तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा, इस टाइप का आएगा, फाइनल अकाउंट बनाने को आएगा। हमने बस सीखने के लिए ये क्वेश्चन दिया हुआ था आपके बुक में, ट्रेडिंग अलग बनाओ, प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ क्वेश्चन दिए हुए थे अलग बनाओ, और बैलेंस शीट के क्वेश्चन दिए हुए थे 2-3 अलग बनाने को। लास्ट में फाइनल अकाउंट ही बनाना है। और चैप्टर 20 जो है ना, वो भी फाइनल अकाउंट ही है। उसमें क्या है, उसमें कुछ प्लस माइनस भी, हमें कुछ एडजस्टमेंट्स करने पड़ते हैं। समझ आई बातें। और अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस करे हैं, इसमें से देखो स्टार्टिंग में पहला क्वेश्चन पूरा का पूरा थ्योरी था, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये शायद मैंने करा दिया है, नहीं कराया तो दोबारा आपको समझा के करा देंगे। क्वेश्चन 2 बड़ा आसान सा था, नहीं कराया तो ये भी कर लेना, वैसे करा दिया था। क्वेश्चन 3 तो करा दिया था मैंने। क्वेश्चन 4 और 10 अभी तक नहीं कराए, वो मैं आपको बाद में कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 4 अभी भी नहीं कराया मैंने, इस पर एक छोटा सा कंसेप्ट है, वो बाद में देखेंगे। और क्वेश्चन नंबर 10 भी है, जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट के कंसेप्ट पे बेस है। तो क्वेश्चन 10 भी अभी तक नहीं कराया, तो 10 भी आपको कराएंगे। तो क्वेश्चन 4 और 10 अभी नहीं कराया। और 1 वाला पूरा थ्योरी है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो वो भी अगर करा दिया तो ठीक, नहीं तो वो भी आपको नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। और फिर हम फाइनल अकाउंट के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है पहले तो बताओ जरा एक बार, हाँ या ना। सर एक बार होमवर्क के क्वेश्चंस रिपीट कर दो। होमवर्क का क्वेश्चन क्या है, जो क्वेश्चन नंबर अभी हमने करा था 14, ओके, 14 का बी पार्ट करना है, 14 का बी पार्ट करना है। इसके बाद जो अभी तक आपने पढ़ा है उसको रिवाइज कर लेना, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में फाइनल अकाउंट बनाएंगे, तो आपको रिवाइज करके फॉर्मेट याद करके रखना है। ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट, प्लस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट, एंड बैलेंस शीट का फॉर्मेट, ये तीनों का फॉर्मेट और रिवाइज करके रखना है। इसके बाद, हाँ जी अर्जिता कुछ भेजा है क्या आपने। इसके बाद नहीं, ये कोई और ही है। इसके बाद आप क्या करना, आप ना इलिस्ट्रेशंस के क्वेश्चंस कुछ बना लेना। इलिस्ट्रेशंस वाले क्वेश्चन जो है, ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से रिलेटेड, और बैलेंस शीट से रिलेटेड। और एक चीज़ और बता दूं, जिनका प्राइवेट स्कूल है तो एग्ज़ाम में 11th क्लास में इलिस्ट्रेशन से भी क्वेश्चन आता है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो इसलिए प्लीज़ इलिस्ट्रेशंस भी करके जाना, ओके। समझ में आ गई बातें। तो होमवर्क आपका यही है, एक तो क्वेश्चन बी पार्ट कर लेना, अनसॉल्व क्वेश्चन में कोई होमवर्क है नहीं। इलिस्ट्रेशंस आप कर लेना, ठीक है भाई। इलिस्ट्रेशंस जो बेस्ड है प्रॉफिट एंड लॉस पे, ट्रेडिंग अकाउंट पे और बैलेंस शीट पे, ठीक है भाई दिशा।
ओके सर।